श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मनीष गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कोविड गाइडलाइंस के चलते एक बार फिर से कॉलेज एजुकेशन में जो कॉलेजेस हैं तो उसमें रेगुलर क्लासेस आपकी बंद हो गई हैं, तो इसलिए हमने जो आपका सिलेबस रह गया है तो उसके ऑनलाइन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराने के लिए ये लेक्चर सीरीज़ दोबारा से स्टार्ट की है। तो अभी हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स के बारे में। फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स में जो क्लासरूम प्रोग्राम है हमारा, तो क्लासरूम में जो फर्स्ट यूनिट थी आपकी, जिसमें अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी, वहाँ पर अपन ने समझा था कि किस प्रकार से इनर्शियल फ्रेम काम करता है, किस प्रकार से नॉन इनर्शियल फ्रेम काम करता है, और क्या होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर और क्या होता है रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, कैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मान जो पृथ्वी का घूर्णन गति है, पृथ्वी की घूर्णन गति पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ें अपन फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके थे और सेकंड यूनिट अपन ने स्टार्ट की थी। सेकंड यूनिट का जो ये पहला पार्ट अपन पढ़ रहे हैं, इसमें अपन सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रहे थे। सेंटर ऑफ मास में हमने ये समझ लिया था कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है वो किस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से सेंटर ऑफ मास कि जो निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में एक अच्छा आइडिया अपन को हो गया था। और लास्ट क्लास में मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी थी कि सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम और लैब रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। तो आप सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम, जिसको अपन शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि जो पी वेक्टर का मान होता है किसी भी सेंटर ऑफ मास के लिए, किसी भी द्रव्यमान केंद्र के लिए, वो कितना होता है, शून्य होता है। तो ये अपन सब डिस्कस कर चुके थे। अब एक नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, क्योंकि 11th क्लास में जो जेईई एवं नीट का सिलेबस है, तो जेईई एवं नीट के सिलेबस में भी काफ़ी पॉइंट की इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बीएससी फर्स्ट ईयर में तो ये टॉपिक आपको पढ़ना ही है। तो ये जो टॉपिक है आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ये है टक्कर या संघट्ट, जिसे अपन कोलिजन भी कहते हैं। आप सभी जानते हो, जब कोई दो पिंड आपस में टकरा जाते हैं, जब कोई दो पिंड आपस में अन्योन क्रिया करते हैं, तो ये जो घटना है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको अपन टक्कर के नाम से जानते हैं, कोलिजन के नाम से। जैसे बचपन में आपने कभी दो बॉलों को लुढ़कते हुए देखा होगा, और जब दो बॉल आपस में परस्पर लुढ़कने के बाद टकरा जाती हैं तो उनकी दिशा भी बदल जाती है, और उनकी कई बार जो स्पीड होती है, जिस स्पीड से वो लुढ़क रही हैं, तो वो स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो उनकी जो डायरेक्शन है या फिर उनका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो चेंज हो जाना, उनकी वेलोसिटी में परिवर्तन आ जाना, तो ये घटना कहलाती है आपकी संघट्ट नाम से, इसको अपन जानते हैं टक्कर नाम से। और इस टक्कर के बारे में ही आज अपन थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहली जो यूनिट है, उसके बाद जो सेकंड यूनिट में आपका आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये टॉपिक है संघट्ट या टक्कर। तो संघट्ट को इंग्लिश में मैंने आपको जैसा बताया कोलिजन नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसको अपन संघट्ट कह सकते हैं, संघट्ट को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए कि संघट्ट की क्या डेफिनेशन होगी। कोलिजन की एक बार डेफिनेशन अपन देख लेते हैं कि कोलिजन की जो डेफिनेशन है, जो आपको एग्जाम में लिखनी है, तो वो किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो कोलिजन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से पढ़ें। यदि एक दूसरे से निकट आते दो कण बहुत ही अल्पकाल के लिए एक दूसरे से अंतः क्रिया करें, जिससे इन कणों की गतियां परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, लिखने में आपको मिस्टेक है, टक्कर कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, टक्कर कहलाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, टक्कर कहलाएगी। तो ये बात आपको समझ में आई कि ऐसी प्रोसेस जिसमें दो पिंड, ठीक है, दो पिंड एक दूसरे की ओर गति कर सकते हैं, ये भी केस हो सकता है। या फिर हो सकता है कि एक पिंड b वेग से गतिशील है और दूसरा पिंड u वेग से गतिशील है, और जो u का मान है वो लेस देन है b के। अगर u का मान लेस देन b होगा तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड इन दोनों के बीच में कोलिजन होगी, क्योंकि ये कम स्पीड से चल रहा है, ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो आपस में टकरा जाएंगे। तो ऐसी जो परिस्थिति है, जब एक दूसरे से निकट आते हुए दो कण बहुत ही अल्पकाल के लिए एक स्मॉल इंटरेक्शन करते हैं, एक स्मॉल इंटरेक्शन को, जिसके कारण उन कणों की जो गतियां हैं, जैसे मान लेते हैं टक्कर से पहले इनका जो वेग है, अगर इस तरह से लिखें u1 u2, और टक्कर के बाद जो इनका वेग है वो अपन मान लेते हैं v1 v2। तो टक्कर से पहले इनका वेग u1 था, इस m1 द्रव्यमान वाले पिंड का
जो वेग था वो u1 था और टक्कर के बाद ये कन्वर्ट हो गया v1 में। टक्कर से पहले इस m2 द्रव्यमान वाले कण का वेग u2 था, ये कन्वर्ट हो गया v2 में। तो इस प्रकार की जो टक्कर होती है, इस प्रकार से जो इंटरेक्शन होता है, वो ही इंटरेक्शन टक्कर कहलाता है। वही इंटरेक्शन को अपन संघट्ट या कॉलिजन कह सकते हैं। तो संघट्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। संघट्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी दो पिंड आपस में कोई इंटरेक्शन करते हैं, कोई अन्योन क्रिया करते हैं अल्प समय के लिए, जिससे उनकी गतियां परिवर्तित हो जाएं। अब गतियां परिवर्तित हो जाएं, आप जानते हैं जो वेग होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, इसको अपन क्या कहते हैं, वेक्टर को चेंज हो जाना। तो चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो ऐसी जो घटना आपकी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, संघट्ट या कॉलिजन कहलाएगी। अब देखो संघट्ट या कॉलिजन के बाद आता है कि टक्कर कितने प्रकार की होती है, संघट्ट या कॉलिजन कितने प्रकार की होती है, तो इसके टाइप्स को हमें समझना है। तो बेसिकली जो टक्कर है आप सभी जानते हो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी प्रत्यास्थ टक्कर, जिसे अपन क्या कहते हैं, इलास्टिक कॉलिजन, और जो दूसरी टक्कर आपकी होती है उसे अपन कहते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर या फिर इनइलास्टिक कॉलिजन। जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यास्थ टक्कर अपन पढ़ते हैं, तो प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, संवेग आप जानते हो, P से अपन इंडिकेट करते हैं, P इक्वल टू mv, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग और उसकी कुल ऊर्जा या गतिज ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर रहता है, टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा के बराबर रहती है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है उसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों क्या रहते हैं बच्चों, संरक्षित रहते हैं। दोनों राशियां कैसे रहती हैं, संरक्षित रहती हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको प्रत्यास्थ टक्कर के समझाए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग केसेस हैं प्रत्यास्थ टक्कर के, इनको ध्यान से देखें। जबकि अप्रत्यास्थ जो टक्कर होती है, अप्रत्यास्थ टक्कर जिसे अपन इनइलास्टिक कॉलिजन भी कहते हैं, तो इसमें संवेग तो संरक्षित रहता है। ध्यान से सुनना, संवेग तो इसमें संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा इसमें संरक्षित नहीं रहती। तो अप्रत्यास्थ टक्कर जो होती है उसमें क्या अंतर है प्रत्यास्थ टक्कर से, कि इसमें संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा अप्रत्यास्थ टक्कर के अंदर संरक्षित नहीं रहती। अब देखो दो ही चीजें पॉसिबल हैं, आप समझ सकते हो कि टक्कर से पहले, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, तो टक्कर से पहले इनका जो वेग है वो मैं मान लेता हूं u1 और u2 है, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है टक्कर से पहले किसी घटना की जो काइनेटिक एनर्जी वो k इनिशियल है, और टक्कर के बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, k फाइनल है। तो अपन इस तरह से मान के चलते हैं कि टक्कर से पहले की जो काइनेटिक एनर्जी वो ki से इंडिकेट की जा रही है, टक्कर के बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है वो kf से इंडिकेट की जा रही है। तो इसमें दो केस पॉसिबल होते हैं। जो अप्रत्यास्थ टक्कर है उसमें जनरली दो केस होते हैं, या तो kf का मान ज्यादा होता है ki से, या तो ज्यादा होगा, बराबर तो नहीं होगा। बराबर होगा तो कौन सी टक्कर हो जाएगी, प्रत्यास्थ टक्कर हो जाएगी, है ना। तो या तो ज्यादा होता है kf या फिर कम होता है इनिशियल से। तो समझते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू कि किस एग्जाम्पल में या किस प्रक्रिया में kf का मान ज्यादा होता है और किस प्रक्रिया में दूसरा मान ये संभव है कि ki का मान ज्यादा है kf से। तो सबसे जो कॉमन प्रक्रिया है ये ki का मान ज्यादा है kf से, मतलब स्टार्टिंग में तो गतिज ऊर्जा ज्यादा थी लेकिन टक्कर के बाद कुछ गतिज ऊर्जा की हानि हो गई, कुछ गतिज ऊर्जा लॉस में चली गई। तो वो जो हानि होती है तो वो कई तरह से काम में आ सकती है, जैसे ध्वनि ऊर्जा के रूप में। जब दो वोल्ट आपस में टकराती हैं तो एक साथ ही आवाज आती है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसमें भी कुछ ऊर्जा का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। या फिर इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जब अपन बंदूक से गोली चलाते हैं और गोली किसी पिंड से टकराती है, तो उस स्थिति में जैसे मान लो लकड़ी के किसी बोर्ड से गोली टकरा गई, तो उस लकड़ी के जो बोर्ड का तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो वर्म हो जाता है। लकड़ी का जो सिरा है या जो हिस्सा है जहां से आपकी गोली टकराई है तो वो थोड़ा सा क्या है, जलने लग जाता है। तो
यहाँ पर जो आपकी गतिज ऊर्जा थी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो किस में कन्वर्ट हो गई, टेम्परेचर राइज करने में, एक तरह से ऊष्मा में वो कन्वर्ट हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मान ज्यादा रहा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मान कम रहा। अब आप कहोगे सर आपने ये तो एग्जाम्पल के साथ समझा दिया कि जहां पर के इनिशियल ज्यादा है के फाइनल कम है। अब इसका एग्जाम्पल आप समझो कि जहां पर के फाइनल ज्यादा होती है और के इनिशियल कम होती है, तो के फाइनल ज्यादा के इनिशियल कम। इसका भी मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूं, इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, इसका एग्जाम्पल ध्यान से सुने, उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो देखो, जब आप जानते हो कि जैसे परमाणु जो होते हैं और उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह चक्कर लगाते रहते हैं, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन टक्कर के बाद, जैसे कोई कोलिजन हो गई, टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में, मूल अवस्था में, उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आ जाता है। इसको थोड़ा सा अपन साइड से रफ कर देते हैं जिससे इसका अपन डायग्राम अच्छे से समझ पाए। तो थोड़ा सा स्पेस इधर अपन क्रिएट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल क्या है इसको समझ लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा रफ कर देते हैं। यहाँ से डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि दो जब पिंड या निकाय आपस में अन्योन क्रिया करते हैं जिसके फलस्वरूप उनकी गतियां परिवर्तित हो जाती हैं, तो इस घटना को अपन टक्कर या संघट्ट कहते हैं। तो ये कोई आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आप जानते हो सराउंडिंग में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑर्बिटल्स में। तो कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज करते हैं मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ये उत्तेजित अवस्था में है, टक्कर से पहले उत्तेजित अवस्था में, और टक्कर होने के बाद ये ग्राउंड स्टेट में चला जाता है, मूल अवस्था में चला जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि मूल अवस्था में जब ये जाता है तो इसने जो ऊर्जा क्या की थी, अवशोषित की थी। जब निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में ये आया था तो ये जो ऊर्जा इसने अवशोषित की थी, तो ये जो ऊर्जा है ये भी ये दोबारा से रिलीज होती है यहाँ पर, और जब ये दोबारा यहाँ पर एनर्जी को क्या कर लेता है, फिर से जब ये दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस एनर्जी को दोबारा से कंज्यूम कर लेता है। तो जो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो वो क्या होती है, एक तरह से इंक्रीज कर जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कंपेयर टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। जो एनर्जी यहाँ पे इसने लॉस की थी वो दोबारा से इसने क्या कर ली, गेन कर ली। तो इस स्थिति में क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का मान है वो क्या प्राप्त होता है आपको बच्चों, काइनेटिक एनर्जी फाइनल से ज्यादा प्राप्त होता है। तो ये ज्यादा वैसे इतना डिटेल में अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन को केवल इतना पता होना चाहिए कि टक्कर या संघट्ट किसे कहते हैं, और टक्कर और संघट्ट किस तरह से दो प्रकार की होती है। प्रत्यास्थ टक्कर जिसमें आपका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, जबकि अप्रत्यास्थ टक्कर में केवल क्या संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती। अपने सिलेबस में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अब कि किस प्रकार से अपन अब इन जो टक्कर हैं जैसे प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर, तो इनको लैब फ्रेम और सीएम फ्रेम में देखेंगे। तो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि टक्करों को लैब फ्रेम में देखना या सीएम फ्रेम में देखना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में और लैब फ्रेम में।